बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, माह रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा हो गया है। पहला अशरा किस तरह से अपने इख्तिताम पर पहुँचा हमें पता ही नहीं चला और इसकी वजह यह है कि रोज़ादार पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, जिसकी वजह से रोज़ा रखना काफ़ी आसान हो जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमान हो, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो रोज़ा रखें। लेकिन सेहतमंद शख्स के लिए रोज़ा रखना तो काफ़ी आसान है। अगर हम बीमार लोगों की बात करें और स्पेशली वो लोग जिनको क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़, तो उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि अगर हार्ट डिजीज़ की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी डिजीज़ नहीं हुई होती लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जिनमें फुल प्रोन डिजीज़ होती है और वो दवाइयों से कंट्रोल की जा रही होती है। तीसरी कैटेगरी वो है जिनमें डॉक्टर्स ने पेशेंट को कहा होता है कि उनको स्टेंटिंग की ज़रूरत है। चौथी कैटेगरी वो है जिसमें स्टेंट्स डाले जा चुके होते हैं और बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। तो इनमें से किन को रोज़ा रखना चाहिए और किन को नहीं, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एज़ यूजुअल एक बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब मौजूद हैं, जो कि इंतहाई बिजी होने के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी सर, जिस तरह के मैंने हार्ट डिजीज़ की बात की कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि वो पेशेंट्स जिनमें रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो उनको रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है? जी, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि कौन रोज़ा रख सकता है और कौन रोज़ा नहीं रख सकता। और नॉर्मली हमारे पास जो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में रमज़ान से पहले रश होता है, मरीज़ आते हैं देखने के लिए जी कि क्या हमें सेहत इजाज़त देती है हम रोज़ा रखें या ना रखें। देखिए, बहुत सारे, जैसे आपने ये वाला सवाल किया कि जो अगर एक बंदा है जिसकी बीमारी है भी और वो दवाइयों पे है और कंट्रोल्ड है, यानी उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती चलने से, रोज़ाना के रोज़मर्रा काम काज से चीज़ें उठाते हुए काम करते हुए तकलीफ़ नहीं होती और दवाइयों पे कंट्रोल्ड है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। और अगर आप रोज़ा रखें और कहीं देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि आपकी बस्यारखोरी यानी ज़्यादा खा लें, या फिर डिहाइड्रेशन, अगर आप गर्मी में काम कर लें। हालांकि अभी ये पिछला जो अशरा ये तो बहुत ही ठंडा गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर गर्मी हो जाए तो डिहाइड्रेशन से बचना होता है। उन लोगों को ओपन में या जो बाहर जो है ओपीडी में कोशिश करें कि वो अवॉइड करें और ज़्यादा एग्जर्शन उनकी ना हो, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो खून गाढ़ा हो जाता है और खून गाढ़ा होता है तो उसमें जमने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और अगर आपकी नालियाँ थोड़ी भी ब्लॉक्ड हैं या स्टेंट जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, तो कई दफ़ा खून जब गाढ़ा होता है तो उसमें से फंस के गुजरता है, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको रोज़े के दौरान कहीं सीने में डिस्कम्फर्ट हो तो उसमें से आप कोशिश ये करें, अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाए तो ठीक है, ना ठीक हो तो आप ज़ुबान के नीचे गोली रख के रोज़ा तोड़ सकते हैं और फिर अगले 2-3 या 3 दिन गैप दे के फिर रोज़ा रख सकते हैं। हाइड्रेशन का बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सहरी के वक्त पानी पिएं ज़्यादा, और जो अफ्तारी है उसको कम से कम 6 से 8 गिलास दूर आपके होने चाहिए। यानी उसे डिवाइड कर लें, आधे सुबह पी लें, आधे शाम को पी लें, और वो डिवाइड कर लें तो आपकी हाइड्रेशन पूरी हो जाती है। और कोशिश ये करें कि आप अवॉइड करें सन एक्सपोजर ना हो। फिर खाने पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी चिकनाई ज़्यादा तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना तो नहीं खा रहे। जैसे सुबह सहरी के वक्त ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि अगर ना पराठा वाठा खाया तो दिन को भूख लगेगी और तंग करेगी, भूख तंग करेगी, तो इसलिए इसे पेट भर के खा लें। उसमें बंदा कई दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, वो अवॉइड करें। यानी कि उतना खाएँ जितनी आपको उस वक्त भूख, और पानी वानी की जगह रखें ताकि पानी आप पी सकें, और चिकनाई वाली चीज़ें कम होनी चाहिए। अच्छा, यानी पानी की जगह भी हमने रखनी है और हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं। अच्छा सर, रोज़ा तो हम इसलिए रखते हैं ताकि उसके हम बेनिफिट्स जो हैं वो फुली जो है हमें पहुंच सकें। जिस तरह के हमने कहा कि रोज़ा रखने से उम्र में इजाफा होता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह में भी कमी होती है। लेकिन जब हम ये फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो क्या इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी ख़तरा होता है? जी, आज आई थिंक आपका जो पहला सवाल था उसको मैं जवाब नहीं दे सका पिछली दफ़ा, कि रोज़े के फ़वाइद है सेहत के लिहाज से। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपकी शुगर भी कम होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी सेटल होता है, और एक डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी में जो
अज्जा ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं, वो उससे क्लियरेंस होती है। एक तो आपकी स्पिरिचुअल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है और एक तो जिस्मानी होती है, और रोज़ा हमेशा फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। हाँ, वो लोग जिसको अल्लाह ताला ने बीमार आदमी को माफ़ किया हुआ है उन्हें नहीं रखना चाहिए। कौन कौन लोग हैं? जिनको ताज़ा हार्ट अटैक हुआ हो, जिनको चलने से सीने में दर्द होता हो और उनकी बीमारी कंट्रोल में ना हो, जिनको रिसेंट जो है यानी साल के अंदर अंदर स्टेंट डले हों, जिस साल के अंदर अंदर उन्हें बाईपास हुआ हुआ, इन लोगों ने रोज़ा नहीं रखना। स्टेंट को आपने 1 साल देना है, उसके बाद आप रोज़े के जो है काबिल होते हैं। 1 साल में स्टेंट के ऊपर जो है वो टिश्यू ग्रो कर जाता है, उसे कवर कर जाता है, तो क्लॉट या वो थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह सर्जरी में आप काफ़ी रिकवर कर चुके होते हैं और नामो रूटीन में आ चुके होते हैं और जिस्म भी उसी हिसाब से अडेप्ट कर चुका होता है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले रोज़ा रखने की आप कोशिश ना करें। और अगर कहीं खुदा न खास्ता आप ऐसे रख लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चाहते हैं हाँ कि वो रोज़ा रखें और हर मुसलमान चाहते की कोशिश होती है कि रमज़ान मिस ना करे, रोज़े रखे। लेकिन फिर जान को आप ख़तरे में डाल ना करें, कि उसके भी अल्लाह मियाँ ने मना किया हुआ। बीमार आदमी को इसलिए मना किया हुआ है कि जान की हिफाजत फ़र्ज़ है। जान है तो आप रोज़ा रख सकते हैं, जहान है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं या हज उम्रे पे जा सकते हैं। अगर बीमार है तो हर जगह पे उसके लिए माफ़ी है और उसका एक स्पेशल तरीका है फिदिया का, वो फिदिया दे दे। या फिर आप बाद में सर्दियों में ये छोटे या ठंडे रोज़े हों तो आप उस वक्त रोज़े रख सकते हैं जब आपकी सेहत इजाज़त दे। इसलिए अपने आप को गैर मामूली ख़तरे में ना डालें और जान की हिफाजत करें। और जहाँ पे अगर आपने डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि आपको रोज़ा आपके लिए नुकसानदेह होगा, वहाँ पे आप रोज़ा ना रखें। यानी कि वो लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, तो उनको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन उनको फ़ायदा होगा अगर उन्होंने सुबह पराठे ना खाए, बहुत ज़्यादा अंडे ना खाए, चिकनाई ना खाई, शाम को पकोड़े समोसे चकोरियाँ ना खाई, तली चीज़ें ना खाई, ज़्यादातर ये किया कि सादा रखा। वो कल एक मैं बड़ा अच्छा देख रहा था, सोशल मीडिया पर प्रोग्राम आ रहा था कि हमने इसे जो है वो एक किस्म का फंक्शन बना देते हैं। और हालांकि हजूर पाक जो थे वो बहुत ही सादा खुराक में जो है बहुत ही सादगी अख्तियार करते थे और कई दफ़ा तो उनके घर में खाना ही नहीं होता था, और होता बचा तो वो किसी को बांट देते थे। पहले किसी को बांट के कुछ बचता था वो खुद खाते थे। तो हमने इसे फीस्ट बनाया हुआ है। वो वही होता है कि हम वो खाने का इत्माम, इतनी चीज़ें होती हैं, इसको जितना सादा बनाएंगे आपको इससे फ़ायदा होगा। और जितना इस तरह की चीज़, हाँ कभी कभार करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी हमेशा हफ्ते में एक आध दिन ऐसे हो जाना चाहिए। आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। लेकिन मैं जैसे बात हो रही थी कि उन लोगों को फ़ायदा है जो कि खुराक में एहतियात करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा, शुगर भी नीचे आएगी, वेट भी कम होगा, उनकी सेहत भी बेहतर होगी। सही। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी तो पेशेंट्स होते हैं जो कि स्टैटिन्स पर होते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो क्या वो फ्राइड चीज़ें खा सकते हैं या उनको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए? नहीं, देखिए स्टैटिन या गोली खाने का ये मकसद नहीं है कि आप बेहतियाती को जारी रखें। नहीं, आपका जो है वो बेहतियाती करेंगे तो उसका नुकसान अलग है। स्टैटिन तो आपकी डिजीज़ मॉडिफाइंग है, उसको डिजीज़ को भी मॉडिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। वो होता है ना, एक हॉलीडे पीरियड होता है खाने में, वो वाला कभी कभार आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करें कि सादगी, सैलड, सब्जियां और फ्रूट पे ज़्यादा सिलसिला होना चाहिए। और पराठों की जगह अगर खुश्क रोटी हो बगैर घी के तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार आप जो खा सकते हैं। सही। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ऐसे सब बन रहे हैं, सब्जी, सैलड और सादगी, तो ये अगर आप रमज़ान में जारी रखेंगे तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। सर, ऑलिव ऑयल की लोग बात करते हैं कि ये हार्ट हेल्दी ऑयल है, तो क्या ऑलिव ऑयल में फ्राइंग भी की जा सकती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑलिव ऑयल का जो मकसद है वो फौत हो जाता है, उसी में वो डीप फ्राइंग कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा कुक कर रहे हैं, तड़के भी उसी में लगा रहे हैं। तो ऑलिव ऑयल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो वाकई वाली बात ठीक है कि नॉर्मली ऑलिव ऑयल को ऊपर डाल के, जो सैलड के ऊपर डाल के, या वैसे अदरवाइज आप बाकी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। कुकिंग में आई थिंक जो बाकी आपके ऑयल हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, जिसमें सरसों का तेल हो गया, कनोला हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मकई का तेल हो गया। ये तेल ऐसे हैं जो कि नबाताती तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और ये भी आप जब इस्तेमाल करें तो कम मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि आपके खाने में तरी नज़र ना आए, उसके पराठे ना बना के खाएं। यानी कभी कभी आप पराठा हफ्ते में, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, एक दफ़ा खा लें। और उसमें से देखें, इन चीज़ों से एक तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपका जो मकसद होता है कि आपकी सेहत ठीक हो, आपका वज़न कम हो, आप पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो रमज़ान में,
वो मकसद फिर आपका जो रूहानी के अलावा जो वो फौत हो जाता है। जो आपके फ़र्ज़ हैं वो तो है ही हैं। और नॉर्मली ये एक ऐसा ओकेजन होता है, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, तो वो लोग जिनके टेस्ट ख़राब हैं, वो इस महीने को इस्तेमाल करके अपनी खुराक को ठीक करके, अपनी एक्टिविटी ठीक करके वो अपनी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। सही। सर, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी में जब रमज़ान में हम देखते हैं कि इबादत ज़्यादा हो जाती है और फिर एक वो वाला माहौल होता है कि सब दूसरे का फ़ायदा करना चाहते हैं और दयानतदारी के साथ हर काम किया जाता है, तो उससे स्ट्रेस और एंजाइटी में काफ़ी कमी आ जाती है, तो इसका दिल पर भी कोई अच्छा असर पड़ता है? आई थिंक आप जो अच्छे रोज़ेदार हैं और जो लोग रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें खुद बेहतर महसूस होता है और आपके स्ट्रेस ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और ये रमज़ान अल्लाह मियां ने जो हमें ये सारी हमारी कुरान की टीचिंग्स है और हदीस है और सुन्नत है और ये रमज़ान है, ये हमें चीज़ें ये बताता है कि सिर्फ रमज़ान के महीने में ये चीज़ें नहीं करनी, ये बाद में भी आपने जारी रखनी है। स्पिरिट इसकी यही है कि ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं है, यही आपका रवैया बाकी महीनों में हो। हाँ, हमारा जो सबसे ख़राब जो रवैया है वो हमारा गंदा वो महंगाई वाला रवैया। हमारी जो लोग हैं जो अपनी चीज़ें महंगी कर देते हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी कर देते हैं रमज़ान में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में है। बाहर आप देखें तो लोग रमज़ान में चीज़ें सस्ती करते हैं और उसको लोगों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि हर बंद किसी को कोई तकलीफ ना हो, बल्कि कई दफ़ा उसमें से प्रॉफिट निकाल के उसे आधी कीमत में चीज़ें देते हैं क्योंकि रमज़ान की जो है वो बरकतें हमने समेटनी है। वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे महंगाई जो है, लोगों को चाहिए कि लोगों को ऐसी चीज़ें ऐसे रेट पे प्रोवाइड करें कि एक आम आदमी के लिए खाने पीने की चीज़ को अफोर्ड करना आसान हो जाए। जी, बहुत अरसे बाद जब मैं पाकिस्तान आई और रमज़ान आने वाला था तो मैंने देखा एक जनरल कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि रमज़ान से पहले चीज़ें लेके स्टोर कर लो। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि रमज़ान से पहले क्यों स्टोर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। एंड आई डेफिनेटली सॉ दैट माई सेल्फ कि चीज़ों के जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में उन लोगों का स्पेशली ख्याल रखें। सर, एक कॉन्सेप्ट है फ़ोन पर अलार्म लगाने का और बहुत सारे लोग जो, स्पेशली मैं मर्दों की बात करूंगी, लेफ़्ट साइड पर चेस्ट पर उनकी पॉकेट होती है और उसी में वो रख लेते हैं। सहरी के लिए अगर उन्होंने उठना है, अलार्म लगा हुआ है, तो क्या दिल के करीब फ़ोन अगर रखा जाए तो उसका कोई यानी ख़तरा होता है, उसका कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है? उसका ऐसा कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आई थिंक रात को जेब में फ़ोन रखना अजीब सी बात है कि रात को आप आराम से सोएं, उस फ़ोन को एक तरफ करें और अनलेस के कोई इमरजेंसी हो तो फिर ऐसी कोई चीज़ हो। ये सिर्फ फ़र्क पड़ता है उन मरीज़ों को, हार्ट के उन मरीज़ों को फ़र्क पड़ता है जिनको पेस मेकर डाला हो। अच्छा। और जिनको ICD वगैरह डाला हुआ हो, उनका जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं उसके साथ, पेस मेकर के साथ। तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे फिर वो पेस मेकर ये जो मोबाइल है वो ना रखें। और वैसे भी मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। अब तो एक बीमारी बन चुकी है मोबाइल जो है। आप जब तक व्हाट्सएप देखें ना और आपकी नज़र ही नहीं उससे हटती, और आप घर में आप बैठे हों तो बच्चे हों या पूरी फैमिली हो तो वो सारे के सारे मोबाइल पे लगे होते हैं। और मोबाइल एक, इससे जो बचना, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज को, बहुत से फजूल मैसेजेस आते हैं जिनको देखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं आपके पास टाइम नहीं है, टाइम गुजार रहे हैं, किसी जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर आप बेशक देख ले चले अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि हमारा जो स्ट्रेस का जो सबब बनता है वो हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा बनता है। और हमारा जितना भी ये वो TV वाला और ये वाला सिलसिला है, इनसे जितना आप बंद करके रखेंगे आपकी सेहत बहुत ही बेहतर रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बल्कि फ़ोन्स जो हैं अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इस कदर हिस्सा बन चुके हैं कि हम चाहते हुए भी इसको निकाल नहीं सकते। और यहाँ पर एक कॉलर है, उन्होंने हमें फ़ोन किया है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई। मेरे ख्याल से उन्होंने सुन लिया कि आपने बताया कि फ़ोन से दूर रहना चाहिए। जस्ट जोकिंग। ठीक है सर, एक्चुअली बात ये है कि अगर फ़ोन की हम बात करते हैं तो
पढ़ाई भी आजकल उसी पर हो रही है, फिर जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो भी फ़ोन पर ही वॉच किए जा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सिर्फ जो है कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को देखेंगे और डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से दूर रहेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, रमज़ान में कौन सा बेस्ट टाइम है ब्लड प्रेशर लेने का? सुबह और शाम लेना चाहिए, सहरी के बाद लेना चाहिए, किस वक्त लेना चाहिए? देखिए, जिनको तो ब्लड प्रेशर है वो शुरू शुरू में सुबह दोपहर शाम ले लें। और ये अच्छा सवाल है आपका कि वो लोग जो ऑलरेडी जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, जिनको शुगर की तकलीफ़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, उनको किस तरीके से अपने आप को चेक करना चाहिए। उसमें ब्लड प्रेशर का एक सुबह सहरी के बाद का जो टाइम होता है वो करना चाहिए, और एक दोपहर का कर लेना चाहिए, और एक शाम का। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है, अगर आपने अपनी खुराक ठीक रखी, खुराक से मतलब ये है कि आपकी खुराक में चिकनाई और नमक कम होना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नमक वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अभी सुबह तो ऐसा कम होता है नमक का इस्तेमाल, जो इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो शाम को जब वो इफ्तारी की तैयारियां होती हैं और हमारे जो स्नैक्स हैं जिसमें समोसे पकौड़े और कचौरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, इवन चना चाट है उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा डल जाता है, वो जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। तो इफ्तारी के बाद ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब आप इफ्तारी करके तरावी पढ़ के आएँ तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें कि ऊपर तो नहीं जा रहा। आपका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों जो है रमज़ान में कंट्रोल हो जाने चाहिए, और उसमें जितना आप नमक का इस्तेमाल कम करें उतना ही बेहतर होगा। और बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर सेटल हो जाता है, हाँ, और थोड़ी सी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ हैं, वो शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि अपनी सुबह की जो डोज है दवाइयों की वो आधी कर लें। सर इस पर मजीद बात करेंगे, यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ, अरशद जमील रावलपिंडी कोहिनूर मिल से ना। जी अरशद साहब सवाल पूछे। हेलो जी जी सवाल पूछे, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हाँ जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि है तो वो माशाल्लाह मराज़े कलब गए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा दिल का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज्यादा मुझे मसला है शुगर और उसका ब्लड प्रेशर का ना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे रख रहा हूँ, सिर्फ रात को जो खाने के बाद मुझे थोड़ी सी मैदे में जलन हो जाती है। ठीक है, सही। बस उसके बारे में थोड़ा सा एहतियात पूछना था डॉक्टर के मेजर साहब से। ठीक है। ठीक है जी, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 58 साल। ठीक है, और ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल्ड है आपके? हाँ जी, मैं रेगुलर दवाई खा रहा हूँ इसके लिए। ब्लड प्रेशर के लिए एस्कारार्ड है, ठीक है, 10 से 160 मिली की। सही, ठीक है। और शुगर के लिए खा रहा हूँ वो अपना डायाबोल्ड 2 mg। सही। तो आप कहीं ओवर ईटिंग तो नहीं कर लेते जिसके बाद आपको ये तजाबियत होती है? कर लेता हूँ जी। जी ठीक है, चले आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, लेकिन हम मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी जी सर। हाँ, आई थिंक आजकल ये सबसे बड़े मेन सिम्टम यही होते हैं कि इफ्तारी के बाद जो है वो जलन, मैदे में जलन, नाजिया, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से आप पे ज़रा डिपेंड करता है कि जब आपको ये जलन ज़्यादा हो तो आप ये जो बाकी लवाजमात है इसको ख़त्म कर दें, खजूर से रोज़ा खोलें और सीधा आप खाना खा लें, उसके बाद पानी के साथ रोज़ा खोलें, और बजाय ये आप बाकी चाट और ये समोसे पकौड़े खाएं। उसमें ये जब सादा चीज़ रखेंगे तो आपकी जो है ये जलन वगैरह ये दूर हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि आपके खाने में चिकनाई ज़्यादा ना हो, तरी ज़्यादा ना हो, और मिर्चें ज़्यादा ना हो, या मसाले ज़्यादा ना हो। उससे भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एसिडिटी होती है। हाँ। तो आप जितना इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं एस्कार्ट। एस्कार्ट जो है वो 160 मिलीग्राम कर रहे हैं, जो कि एस्प्रिन है। अपने डॉक्टर के मशवरे से अगर इसको ये तब्दील करके वो क्लोपिडोग्रिल या लोप्लैट वगैरह ऐसी टैबलेट पे चले जाएं तो हो सकता है कि इनकी जो मैदे में जलन है वो कम हो जाए। लेकिन ये जो इनको स्पेसिफिक जो होती है इफ्तारी के बाद की, वो इसलिए होती है इनकी इफ्तारी जो है वो काफ़ी रिच होती होगी और उसमें से काफ़ी मुर्गन चीज़ें खाते होंगे, उस वजह से मसला है। वो अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह इनका ये मसला ठीक हो जाएगा। सर एस्पिरिन जो है क्या वो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं जो कि आपके मैदे को डैमेज नहीं करती, या एस्पिरिन के साथ कोई और प्रोटेक्शन भी लेने की
ज़रूरत देखिए होती है? एस्प्रिन जो है इंटेरिक कोटेड है, बहुत ज़्यादा उससे काफ़ी बचत हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको एस्प्रिन जब खाते हैं उन्हें गैस बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। तो वो जब इतनी तंग करे कि आपसे वो बर्दाश्त ना हो रोज़ाना, और बजाय उसके बाद फिर आप मैदे की 2-3 और गोलियां साथ उसके खाएं, तो उससे बेहतर है कि वो आप एस्प्रिन छोड़ दें। उसकी जगह जो नेमल बदल है, क्लोपिडोग्रेल वगैरह, ये लो फ्लैट या नो क्लॉट सही। जो है, वो गोली साथ शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि सर अगर वो दवाई सूट नहीं कर रही है तो फिर दूसरी दवाई ले सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं सर कि वो कहते हैं कि मैदे की प्रोटेक्शन की दवाई क्यों लेनी है, इतनी मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ तो ये दवाई अगर मैं छोड़ दूँ, जो देखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत दवाई है। इम्पोर्टेंट, उसमें जी। आपका नुस्खा बढ़ता चला जाता है। देखिए अगर आप दवाई चेंज करेंगे जो आपको तंग नहीं करेगी, तो आपको मैदे की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। सही। और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग मैदे की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा है, और जहाँ पे इनका फ़ायदा है वहाँ पे इनका नुकसान भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मैदे की जो दवाइयाँ होती हैं वो चंद दिनों के लिए तो ठीक है, अनलेस आपको जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो मैदे के डॉक्टर हैं, अगर आपको उन्होंने कहीं ऐसी देखी है कि आप में बीमारी है, पेप्टिक अल्सर की, अल्सर वगैरह की है कोई मसला, और आपको इतना लंबा कोर्स चाहिए, तो फिर तो आप इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने देखा ये है कि हर नुस्खे का हिस्सा है एक ना एक मैदे की दवाई, और चली जा रही है और चली जा रही है, और बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है, और कुछ सही। दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे आपको मैदे का कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए ये देखें, दवाइयाँ आप लें जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर उसे बंद कर दें। ठीक है। दवाइयाँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, जिन्होंने सारी उम्र रहना है, सही। उनकी दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से मुख्तसर करवा लें, और डॉक्टर साहब को कहें कि हमें बताएं जी कौन कौन सी दवाई जो बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बीमारी तो कंट्रोल हो गई है, अब कौन सी बहुत ज़रूरी जो दवाइयाँ वो मुझे लिख दें, मेरा नुस्खा मुख्तसर कर दें, ताकि ये मैं फिर सारी उम्र खाता रहूँ। सही। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात करें? जी, हुजरा शाम कीम से जिला उकाड़ा से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछे। गुर्दे के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी अगर। जी जी, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने गुर्दे के बारे में, हम आपको बताते हैं। डॉक्टर से रुजू किया था तो उन्होंने हमें ना डिप्रेशन की गोलियां ज्यादा लिख दी थी, अच्छा। मेडिसिन। तो अगर उसमें कोई ये नहीं कि रद्द बदल हो तो उसके बारे में हल्का सा पूछना था। उनका एक गुर्दा पहले यानी कि जवाब दे चुका है, और दूसरा के बारे में वो डॉक्टर इंकशाफ कर रहे थे कि वो भी। ठीक है, उनको कोई ब्लड प्रेशर का मसला भी है जिसकी वजह से उनके गुर्दे ब्लड पे? प्रेशर का भी मसला है। ठीक है। एक्साइवोर गोलियां लेते हैं रोजाना। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर को बाकायदगी से चेक करवा रहे हैं या नहीं? और तकरीबन हर मंथ चेक करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी ज़्यादा नहीं, उसमें बेसिकली तो आई थिंक गुर्दे का इशू है, तो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी होंगी, नॉर्मली जो गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं वो दवाइयाँ डॉक्टर्स को पता होता है कि वो दवाइयाँ कम बहुत देनी है। शुक्रिया सर, इनको मैं बता जी, जी। देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और आपके सवाल का जवाब सर दे रहे हैं। जी सर। उसमें आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, गुर्दे के डॉक्टर हैं, उनकी हदायत पे अमल करें, वो जैसे बताएं वैसे करें। और जहाँ भी जाएं दूसरे किसी बीमारी के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास, तो उन्हें पहले बता दें कि इन्हें गुर्दे की तकलीफ़ है और इनका एक गुर्दा ख़राब है और दूसरा भी बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम है, ताकि उसी हिसाब से वो दवाइयाँ तजवीज़ करें जो गुर्दे के लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक। जो गुर्दे में नुकसान, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ और हमारी दवाइयाँ हार्ट वाली होती हैं जिनकी हम डोज कम करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं वो दर्द वाली दवाइयाँ होती हैं, पेन सही। किलर। वो उसमें जो सेफ सबसे ज़्यादा होता है वो पैनाडॉल या पैरासीटामोल की गोली होती है, वो अगर आपको दर्द हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी दवाइयाँ जहाँ भी ये जाएंगे बताएंगे जी गुर्दे की तकलीफ़ है, तो जो भी डॉक्टर साहबान है वो देख के इन्हें बताएंगे जी कि ये दवाई आपके लिए नुकसानदेह है, और वो सेफ दवाई लिख के देंगे जो गुर्दे को नुकसान ना पहुंचाए। सही। यानी कि अगर गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो उनको ज़रूर बताएं कि हमें गुर्दे में तकलीफ़ है, बहुत ज़रूरी और है। फिर वो वाली दवाइयाँ वो आपको देंगे जो कि आपके गुर्दे को अफेक्ट ना करें। फिर इसी तरह आपने बताया सर कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि गुर्दे को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और डॉक्टर्स की हमेशा कोशिश होती है कि वो वाली दवाइयाँ ना दें जब तक कि वो वाकई पेशेंट को ज़रूरी हो। और दूसरा ये आप इसी आई थिंक इन्होंने सवाल गुर्दे का कर लिया, तो गुर्दे के जितने मरीज़ हैं वो रोज़ा अपने डॉक्टर से पूछ के रखें। अच्छा। क्योंकि जो रोज़ा है रमज़ान में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, वो गुर्दे को और नुकसान पहुंचा सकती बिल्कुल। है। तो इसलिए अपने जो डॉक्टर साहब हैं जो आपके गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं और आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उनके मशवरे के बगैर आप रोज़ा ना रखें।
सही। और इनसे हमने ये भी नहीं पूछा कि इनको डायबिटीज़ है कि नहीं, उसमें भी गुर्दे इफेक्ट तो हो रहे होते दो हैं। चीज़ें जो गुर्दे जी। ख़त्म करती हैं वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। सही इनसे बहुत ज़्यादा गुर्दे ख़राब होते हैं और फेल होते हैं। सही। और ज़्यादातर जो हमारे मरीज़ जो डायलिसिस पे जाते हैं वो डायबिटीज़ वाले होते हैं या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये मैं यहाँ पे बता दूं कि जो कंट्रोल नहीं है शुगर और कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर, उस वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। और जिनका कंट्रोल हो जाता है, शुगर शुरू से कंट्रोल करके रखते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखते हैं, उनके गुर्दे इतने ख़राब नहीं होते। बहुत लेट उम्र तक जाके उनके कुछ चेंजेस आए तो आए। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी खान से जाहिद बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। हाँ, ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा बाईपास किया हुआ है ठीक है। और ये स्टेंट कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा 130 पे है, रेगुलर साइड जो है 135 पे है और शुगर जो है वो 120 के ऊपर है। ठीक है। और रोलेप EZ वगैरह 5/10 mg ले रहा हूँ और साथ में रोल है और लोप्रीन भी है 75 mg वाली। ठीक है। शुगर की कोई टेबलेट मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, शुगर की और, कोई टैबलेट नहीं ले रहे? जी 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 नहीं, 120 पे अभी शुगर है। ठीक है, और ठीक है। कभी कभार डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि कभी कभार हार्ट बीट जो है ना वो जरा तेज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और हार्ट जी, बीट जी। कब तेज होती है? कोई काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने पर? हाँ हाँ हाँ, ये अगर थोड़ा सा कदम उठा लूं, तेज चल लूं तो वो हो जाता है। सही। बकायदा वॉक भी कर रहा हूँ सुबह को, अल्लाह की मेहरबानी है। तो कोई दर्द वगैरह तो नहीं आता आपको चेस्ट में? जी नहीं, सीने में जो है ना दर्द नहीं होता, लेकिन कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है। और बाईपास को कितना अरसा हो गया आपके? बाईपास को 1 साल और कोई 3-4 महीने हो गए हैं। ठीक है। और उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 52 ईयर है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने हाँ, का। ये शुगर और ये हार्ट बीट के लिए कोई डॉक्टर साहब से पता करना है कि ये क्यों तेज हो जाती है। और ये शुगर जो है ना 120 पे है, क्या ये नॉर्मल है या ज्यादा तो नहीं है? ये बताइएगा कि ये फास्टिंग में आप कर रहे हैं या रैंडम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद चेक कर रहे हैं? फास्टिंग में कर रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जो इको जो की है ना, जी जी। और इको जो है ना वो उसमें 65 जो है ना EF आ रहा है। सही। डॉक्टर से ये पूछना है कि ये मेरे ठीक है या गलत है? ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, Thank you, आपके thank सवाल you, का जी। जवाब Okay. देते हैं। जी सर। जी नहीं इनके माशाल्लाह जो इन्होंने टेस्ट अपने बताए हैं, बाकी चीज़ें बताई हैं, वो सारी नॉर्मल है सही। और अच्छी चल रही हैं इनकी, और इनको कोई फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करने वाली ज़रूरत नहीं है। जी। ये मिरोल की इन्होंने डोज नहीं बताई कि वो कितनी उस टैबलेट, वो बीटा ब्लॉकर है जो हार्ट सही। रेट को कंट्रोल करती है, तो किस डोज में वो ले रहे हैं। और अगर इनकी नब्ज़ जो है वो 50 से लेके 90 तक रहती है 100 तक, तो नॉर्मल है, कोई फिक्र ठीक। करने वाली बात नहीं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो इन्हें चाहिए कि जो सुबह की मिरोल की जो डोज है उसे डबल कर दें। अच्छा। हाँ, अगर हार्ट बीट या पैल्पिटेशन इन्हें तंग कर रही है और ये उससे महसूस करते हैं कि नहीं ये मुझे तंग कर रही है, तो फिर ले लें। और एक दफ़ा अपनी ECG भी ज़रा करवा के ज़रा देख लें कि ECG इनकी ठीक है कि नहीं। और हम श्योर कि इन्होंने बाईपास करवाया, जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कार्डिक सर्जन Ejection रेगुलर fraction भी दिखाते इनका ठीक है दिखाते सर। होंगे। तो ये वाली जो चीज़ है इनकी शुगर और बाकी सारी चीज़ें इनकी ठीक ठाक है। बस जहाँ पे पैल्पिटेशन अगर 100 या 90 से ऊपर जाती है पल्स, तो फिर सुबह की मिरोल की डोज डबल कर दें, शाम वाली उतनी रहने दें, और एक दफ़ा अपने डॉक्टर साहब को दिखा दें, एक अपनी ECG ज़रूर करवा लें। सही। और एको का जो ये बता और रहे वो थे, फर्स्ट का वो नॉर्मल, बिल्कुल इनका injection एको fraction। एब्सोल्युटली, इनका दिल सही। 100% सही काम कर रहा है ठीक। माशाल्लाह। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, वो हर चीज़ इनकी ठीक जा रही है। और शुगर का भी ये पूछ रहे थे कि 120 है जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल है। एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है इनका, नॉर्मल है। इको का EF बहुत अच्छा नॉर्मल है। तो ये अच्छे पेशेंट आए थे कि ये अपना वो ट्रैक रखते हैं अपने टेस्ट का, और फिर फॉलोअप इनका रेगुलर होता होगा, दवाइयाँ भी अपनी बाकायदगी से खाते हैं, तो मरीज का पता चलता है कौन सा मरीज अच्छा डिसिप्लिन्ड है, जो इन सारी चीज़ों का ध्यान कर रहा है। सही, बिल्कुल। जिस तरह कि उनको अपनी तमाम दवाइयों का पता था, अपने टेस्ट के रिजल्ट्स का पता था, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और बहुत ऐसे अच्छी बात। पेशेंट्स को डॉक्टर भी हमेशा लाइक करते हैं, जी जी क्योंकि बिल्कुल। और उनको अपनी कभी बीमारी का तकलीफ भी पता नहीं, होता है। उनको कभी जी। तकलीफ भी नहीं होती जब वो बाकायदगी से एहतियात करते हैं, दवाई अपनी टाइम पे खाते हैं, रेगुलर अपना चेकअप करवाते हैं, उनको कभी इमरजेंसी नहीं होती।
सही वो हमेशा सारी उम्र फिट ही रहते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रोज़े में कौन सा ठीक टाइम है अपनी ब्लड शुगर चेक करने का? उसमें से एक तो सुबह वाला होता है, और वो जो आप सहरी के बाद कर लें वो आपको पता चल जाता है रैंडम का। ठीक और है। शाम को अफ्तारी से पहले, ठीक है। अफ्तारी से फ़ौरन पहले आप ज़रा चेक कर लें कि आपकी शुगर कैसी है, क्योंकि अगर आप कोई शुगर वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इन 2 टाइम पे शुगर करके। अगर आपकी शाम की शुगर जो है वो 100 से कम आती है और 70-80 के करीब आती है, तो फिर सुबह की जो डोज है उसको आधी कर दें। दैट मीन्स कि आपको कहीं दरमियान में पूरे दिन में हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर का अटैक हो सकता है, तो वो क्योंकि आप कोई चीज़ खा नहीं सकते, रोज़े से है, तो इसलिए सुबह की जो डोज है वो कम कर दें। सही। और अगर जो है वो सुबह की ज़्यादा होती है तो फिर शाम वाली जो डोज है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हमारे मरीज़ आते हैं कि वो सुबह की डोज या आधी कर देते हैं, अगर आधी के साथ भी उनका लो चली जाती हो तो सुबह वाली बंद कर देते हैं, फिर शाम वाली इफ्तारी के बाद वाली वो जारी रखते हैं। सही। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, हाँ, कौन किस कहाँ से से बात बात करें? जी गिलगित से जावेद। जी 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 वालेकुम सलाम, जावेद गिलगित से बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, सवाल पूछे। हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरा 1 साल हो गया बाईपास हो गया, तो अभी पिछले कोई 2 महीने मैंने इस्लामाबाद में चेक कराया था तो सारे नॉर्मल थे। अभी थोड़ा बहुत सीने में दर्द होता है, साइड में जलन होती है, और डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि खुराक में क्या क्या चीजें खानी चाहिए। ठीक है। अभी तक मैं काफी एहतियात कर रहा हूँ, सादा खुराक खाता हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मुझे मशवरा दे क्या। और दवाइयाँ में 5 दवाई खाता हूँ, बाइकार्डिन, एक्सप्लेंडिड, बाइवास और ये क्लोपिड और एक्सप्लेंडिड। ठीक है। ये ज्यादा बहुत दवाएं बहुत काफी है, डॉक्टर साहब से मशवरा कोई कम हो सकती है तो मेहरबानी होगी। दवाइयाँ एक दफ़ा दोबारा बताइएगा और आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा। दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? पहली दवाई तो मायोकार्डिन है। ठीक है। मायोकार्डिन। ठीक है। दूसरी कौन सी है? क्लोपिड एस्पिरिन है। ठीक है। एक्सप्लेंडिड है। सही। सवेस्टो है। सही। ठीक है। बाइवास है। तो प्लीज ये बताइएगा कि दवाएं भी थोड़े कम हो और खुराक के बारे में भी। ठीक है, आप ये बताइएगा आपकी उम्र क्या है? उम्र 55 है। सही। और ये दर्द किस वक्त आता है आपका? बस कभी कभी थोड़ा काम उनका सीने में जलन जैसे दर्द होता है और साइड में भी थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, ये चलने पर होता है, काम करने पर होता है, या सो रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तब आता है? किस वक्त आता है दर्द आपको और जलन जो है? ये जलन जो काम थोड़ा बहुत किया तो। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं कर रहे? बाकी एहतियात तो आप कर रहे हैं? तंबाकू नोशी, सिगरेट जिंदगी में ना तंबाकू खाया है ना सिगरेट खाया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वॉक वगैरह करते हैं आप? जी, वॉक करता हूँ। वॉक ठीक है। कोई घंटा 1.5-2 घंटे वॉक करता हूँ। सही। तो उस वक्त आता है आपको ये दर्द? उस वक्त नहीं आता है। उस वक्त नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कभी कभी सोते में जो होता है पूरा जिस्म इस तरह झटका जैसा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो इनका ये था कि दवाइयाँ क्या और मुख्तसर हो सकती हैं, और इन्होंने कहा कि साल 1 हो गया इनको। जी जी जी। हाँ, एक तो इन्हें चाहिए कि एक तो मायोकार्डिन बंद कर दें, ठीक है, और वो जो इनको क्लोपिड है या नो क्लॉट है वो बंद कर दें। एस्प्रिन रखें और साथ कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई लिखें। मायोकार्डिन और दूसरी जो है जो क्लोपिड है वो बंद कर दें। एक एस्प्रिन वाली जो है वो एस्कार्ड वो रखें, और ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल वाली वो रखें। ठीक है। और ये जो अभी चलते हैं वॉक करते हैं, उन्हें सीने की दर्द नहीं होती है और वैसे बैठे हुए दर्द होती है। जितने भी लोग हैं जिनको बाईपास जिनका हुआ होता है उनको छोटी मोटी दर्दें रहती हैं, पोस्ट सर्जरी जो होती ठीक है, है। और हड्डियों में दर्द रहती है, सीना जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है सर्जरी के बाद, जलन भी होती है। जलन भी होती है, वो नॉर्मल होती है, और जख्म पे भी कई दफ़ा जलन होती है, तो वो ये नॉर्मल है। इनकी ये जो चीज़ें हैं उसमें नहीं लगता कि इन्हें दिल की कोई तकलीफ है। लेकिन जो इनका सवाल था कि क्या खुराक में क्या खाऊं, अभी इसमें वो जैसे हमने पहले कहा कि गिलगित स्कर्दू साइड पे बड़े गोश्त का बड़ा रवाज है। अच्छा। हाँ, बहुत शौक से खाया जाता है, और उसको कम होना चाहिए। उससे चिकनाई उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और वो उससे आपकी नालियाँ दोबारा या बाईपास दोबारा बंद हो सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन आप गोश्त खा सकते हैं, एक दिन छोटा, एक दिन मुर्गी का, एक दिन मछली,
और अगर मछली नहीं है तो फिर मुर्गी खा लें। बाकी दिन दालें सब्जियां होना चाहिए, पराठे आपके कम इस्तेमाल होने चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल जो है कम होना चाहिए, सफ़ेदी आप रोज़ाना ले सकते हैं, जर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे ले सकते हैं, दूध का 1 गिलास पी सकते हैं बगैर मलाई के रोज़ाना। और आपका ज़्यादातर इस्तेमाल सब्ज़ी, सलाद और फ्रूट का होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके दिल के लिए बहुत अच्छी हैं, सलाद, सब्ज़ी और फ्रूट। और बाकी जो जितना गोश्त ज़्यादा खाएंगे इतनी चिकनाई ज़्यादा होगी और आपकी नालियाँ बंद होगी। और वॉक जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी सादा खुराक रखेंगे वो इतनी आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी दवाइयाँ जो है, स्पेशली इनकी जो 2 दवाइयाँ हैं, एस्प्रिन है और प्लस कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई, ये इन्होंने सारी उम्र जारी रखनी है। और अपने डॉक्टर को 6-6 महीने के बाद ये जरूर चेक करवा लें। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब्बास आजाद कराची से बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछें। जी। मेरा एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे कोई चलने में कोई मसला नहीं है, कोई सांस का कोई मसला नहीं है। पहले भी मैंने चेक करवाया था, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो 200 के करीब था, थोड़ा सा ऊपर भी था। तो फिर वो एक डॉक्टर साहब से कहा तो उन्होंने मुझे लोप्रिन लिखी थी और लिपिगेट भी लिखी थी। तो वो लिपिगेट तो मैंने 1 हफ्ते के बाद मैंने छोड़ दी, फिर कंट्रोल भी हो गया। तो अभी फिर मैंने चेक करवाया तो वो 200 के करीब है, लेकिन चलने में, सांस लेने में कोई ऐसा कोई पेन ऐसी कोई चीज नहीं है। सही। उम्र क्या है आपकी? जी 56। ठीक है। आप ये बताइएगा कि वजन कितना है आपका? वजन मेरा है 69। ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी? 5 फुट 4 इंच। ठीक है। और फैमिली में किसी को दिल का प्रॉब्लम है? जी जी, मेरे मामू को था और मेरी वालदा भी इसी से हुआ था। उनका शायद कोलेस्ट्रॉल था, बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है आपका? जी नहीं, कोई और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। शुगर वगैरह के चेक हुए हैं आपके? जी जी, शुगर वगैरह हर चीज मेरी क्लियर है, बस एसिडिटी का मसला था, जलन था। तो उसके लिए मैं टैफ 20 या वो होती है राइजिक 20 सुबह में निहारमू ले लेता हूँ, तो कोई मसला नहीं होता। तो और एसिडिटी मुझे, अब आप हंसेंगी मेरी बात पर, कि मुरगन अशिया से नहीं होती। अच्छा। जैसे केला खा लिया, कोई हल्का सा कोई मिठाई का टुकड़ा खा लिया, अच्छा, तो कोई दाल खा ली, तो इस तरीके से होती है, मुरगन अशिया से नहीं होती। ये बहुत अजीब चीज है। आपको खुद तो कोई दिल की बीमारी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, बस सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से मैं डरा हुआ था। 200 के करीब टच होना नहीं चाहिए। सही। अच्छा ये बताइएगा, खाने में कोई एहतियात वगैरह करते हैं आप? वॉक वगैरह करते हैं? जी, मैं तली हुई चीजें नहीं मैं खाता हूँ बिल्कुल भी। और मैं वॉक भी मैं करता हूँ, जितना भी मैं तेज भी चल लूँ तो मुझे कोई सांस चढ़ने का कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। इसके लिए आज तक कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल किया आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए? बस वो लिपिगेट बीच में ली थी मैंने, फिर मैंने छोड़ दी। ठीक है। दोबारा मैंने नहीं चेक करवाया। ठीक है। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी सर। जी, आई थिंक इन्होंने जो मुझे बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा था और फिर लिपिगेट जो इस्तेमाल की और ट्राइग्लिसराइड इतना था, ये इनके तो सारे नॉर्मल थे। ठीक है। और हो सकता है कि जो पहली इनकी रीडिंग थी वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा हो। देखें, वो मरीज़ जिनको कोई दिल की तकलीफ़ नहीं है, जिन्हें कोई शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा भी नहीं है और वॉक भी करते हैं, तो उन्हें कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दवाई शुरू करने से पहले आपने 3 महीने खुराक और एक्सरसाइज ट्राई कर रही है। यानी रोज़ाना आधा घंटा वॉक कर लें, तेज़ वॉक कर लें, साइकिल चला लें, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और खुराक में चिकनाई का कम इस्तेमाल करें, जैसे सब्ज़ी, फ्रूट, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तली चीज़ों को कम करें, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो ज़्यादातर वो खुद ही कंट्रोल हो जाता है और उसमें आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, ये दवाइयाँ होती हैं, ये हम देखते हैं कि किस मरीज़ को देनी है, किसको नहीं देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस्तेमाल करना खुद ही शुरू कर दें। अभी आप इनके जो टेस्ट हैं वो तकरीबन ठीक है, इनके टेस्ट, इनको ज़रूरत नहीं। इनको जो ज़रूरत है वो सिर्फ खुराक ठीक करने की और वॉक करने की, जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। हाँ, और वेट जो है वो अपना ना बढ़ने दें। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनको ऑलरेडी दिल की तकलीफ हो, पहले डायग्नोज हो, केस हो इसका, फैमिली में लेकिन है कि फैमिली देखें, अभी इनकी इन्होंने क्या एज बताई है, 50 समथिंग बताई थी। हाँ, तो इसमें आई थिंक फैमिली में अगर लोगों को 60 से कम है, वालदैन को, बहन भाइयों को है, फर्स्ट कजन्स को है, इनकी मदर को, हाँ,
तो मदर को वो फिर आपको आगे हो सकती है। और अगर आप ये दवाइयाँ ना लें, सिर्फ आप डाइट और एक्सरसाइज ही करते रहें, डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है इन दवाइयों की जरूरत ना पड़े। इनकी जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये जो दवाइयाँ होती है ना, कई दफ़ा इन्होंने चेक किया, 1 महीना इस्तेमाल किया, उसमें कोई हर्ज नहीं, उसके बाद बंद कर दी। इन दवाइयों के भी कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हम जब किसी मरीज़ को लिख के देते हैं ये दवाई, तो हम कुछ पीरियडिकली उसके टेस्ट करवाते हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ तो नहीं रहे हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो हम दवाई बदल देते हैं या उसे बंद कर देते हैं। तो इसलिए जब हमें पता होता है कि अब ये दवाई इस मरीज़ के लिए सेफ़ हो गई है और ये बेशक इसे जारी रख सकता है, तो फिर कहते हैं ठीक है, लंबे अरसे के लिए जारी रखे। दवाई को उस वक्त इस्तेमाल करो जब उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह आप दवाई इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ लिया से। जी आयशा। तो मुझे अपनी मदर के लिए चाहिए थी इंफॉर्मेशन। मैंने अपनी मम्मा का चेकअप करवाया था हमने, तो थोड़ा सा पहले तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी मम्मा का हार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बीपी चेक करते हैं उनकी हार्ट बीट कंटिन्यूस मिस करती है 2-3 के बाद, और फिर अक्सर उनका बीपी भी हाई रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड जो है बहुत गाढ़ा है, इस वजह से इनका ना बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इशू बन जाता है। ठीक है। तो उसके बाद उनकी एज तो 50+ है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, वो बीपी की एक मेडिसिन टैबलेट रेनीटेक के नाम से लेती हैं जब बीपी हाई होता है, लेकिन फिर कभी बीपी एकदम से लो हो जाता है, शुगर लेवल भी लो होता है, कभी हाई नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अब हमें प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए या कोई मेडिसिन यूज करें, इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, आपने कहा आपका मसला है बहुत ज्यादा, उनका बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो कुछ हो। अच्छा ठीक है। आपने कहा कि जब आप उनकी पल्स लेती हैं तो क्या उसमें स्किप्ड बीट्स आती हैं? आपने क्या कहा? मिस होती है। अच्छा, मिस होती है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना जाता है और कम कितना होता है? ठीक है, आपका मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना होता है और कम कितना होता है? 160 तक भी चला जाता है, 170 तक भी कई बार एकदम से चला जाता है। नॉर्मल 130 रहता है, और इससे कम जब होता है तो 80-90 तक भी चला जाता है। अच्छा ठीक है। किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने? जी, वो यहाँ हार्ट सर्जन आते हैं मुल्तान में, उनको चेकअप करवाया था, तो उन्होंने यही कहा कि हार्ट का इशू नहीं है, बस ब्लड बहुत ज्यादा ठीक है, इस वजह से बीपी अप एंड डाउन होता है। ठीक है। उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह उन्होंने किए, कोई दवाइयाँ दी हैं आपको? उन्होंने तब कोई मेडिसिन नहीं दी, उन्होंने कहा बस इनको जब स्ट्रेस होता है तब ऐसे होता है, तो आप बस बीपी की टैबलेट कंटिन्यू करें। तो बीपी की वही टैबलेट लेते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा जब पीते हैं, फिर वॉशरूम बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, सो भी नहीं सकते, और ज्यादा बेआरामी, और फिर बीपी और ज्यादा अप एंड डाउन कर जाता है। ठीक है। अब ज्यादा रहता है। फैमिली हिस्ट्री? फैमिली में किसी को है दिल का मसला? फैमिली में उनके नहीं, अभी तक ऐसे सच नहीं था। उनकी मदर को था, लेकिन किसी बहन भाई को या उनके पेरेंट्स को किसी? हाँ जी, मदर को था, हार्ट का इशू था। ठीक है, सब ठीक है। सही है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आई थिंक इनका बेसिकली तो एंग्जाइटी रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड इनका इशू है, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये रेनिटेक किस डोज में इस्तेमाल कर रही हैं। और कई दफ़ा होता ही है कि वो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जो जब बताती हैं कि जब परेशान होती है तो 170-80 तक चला जाता है और 90 पे भी आ जाता है। तो हो सकता है जब 90 पे आता है तो उसका मतलब यह है कि शायद वो मेडिसिन ज़्यादा डोज में इस्तेमाल कर रही हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है। वो जब टेंशन तो किसी को भी होती है, गुस्सा होता है, परेशानी होती है, तो उसमें तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। इनको चाहिए कि एक तो इनके जो खुराक है उसका ख़ास ध्यान करें, और उसमें नमक का कम इस्तेमाल हो, चिकनाई का। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं में ये होता है कि जी कि नमक जो उनकी तरकारी में तो पड़ जाए, और आटे चाय में या टेबल सॉल्ट किसी की चीज़ साथ लगा के नमक ना खाएं और नमकीन चीज़ ना खाएं, तो बगैर दवाई के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और अगर आप वॉक करना शुरू करें रोज़ाना आधा घंटा, जो कि नॉर्मली मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं वो वॉक नहीं करते, इनएक्टिविटी उनकी ज़्यादा, वो वॉक करना शुरू कर दें, पैदल यानी एक्सरसाइज शुरू कर दें, आधा घंटा घर के अंदर सहन में ही वॉक करना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए एक दवाई होती है, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सर, आपने वॉक की बात की, तो दिल के मरीजों को किस टाइम पर वॉक करना चाहिए? उन्हें देखें टाइम, जो उन्हें टाइम मिलता है उस पर वॉक करें, लेकिन खाली पेट करें, यानी खाना खाने के बाद ना करें। जी, रोजे में जिस तरह की अब अफ्तारी कर ली है, तो क्या उनको गैप देना चाहिए या? बिल्कुल 2 घंटे का गैप देकर तरावी पढ़ के फिर आके बेशक वॉक कर लें। या फिर आपके अगर कोई तकलीफ नहीं है और आप फिट हैं, जा रहे हैं,
तो आधा घंटा अफ्तारी से पहले आप वॉक कर लें, ताकि अफ्तारी जब आएँ तो आपको प्यास भी लगी हो और अगर आपकी शुगर भी नीचे हुई तो आप अफ्तारी करके उसे कवर कर लें। लेकिन प्रेफरेबली ये है कि जी कि अफ्तारी के बाद करें, जब तरावी आप 2 घंटे गुजर चुके हों अफ्तारी के बाद, फिर आप वॉक करें। और सर ये भी है कि अगर उनको वॉक करते वक्त महसूस होता है कि उनके दिल में दर्द हो रहा है तो उनको स्टॉप कर देना चाहिए। और हम हमेशा से ये बात करते हैं कि इंसान की बॉडी खुद इंसान को बताती है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का, बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही आपसे, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रोज़ा जो है नाजरीन वो भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है बल्कि एहसास का नाम है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दस्तरखान पर रमज़ान में बेतहाशा डिशेस मौजूद होती हैं और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कि आटे की लाइनों में लगकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान दूसरों का एहसास कीजिए और जिस कदर हो सके गरीबों की इमदाद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।